हेलो गाइस, माय नेम इज अमित कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं मुस्लिम लॉ के अंडर। जो टॉपिक है सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ से रिलेटेड। आज हम सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में समझेंगे। काफी बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोर्स क्या होते हैं मुस्लिम लॉ को। तो आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्लाइड पर, समझते हैं आज की वीडियो को डिटेल में। सोर्स जो है मुस्लिम लॉ के, उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है प्राइमरी सोर्स, दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी सोर्स। दो मेन सोर्स बताए गए हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के अंदर हमारे सोर्स जो इंक्लूड है वो चार सोर्स है। पहला है कुरान, दूसरा है सुन्नत हदीस, तीसरा है इजमा और चौथा है कियास। और सेकेंडरी सोर्स के अंदर चार सोर्स और ऐड है, जिसमें पहला सोर्स है कस्टम, दूसरा सोर्स है जुडिशियल डिसीजन, तीसरा सोर्स है लेजिस्लेशन, चौथा सोर्स है इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस। आज हम इन्हीं 8 सोर्स को वन बाय वन समझेंगे डिटेल में। तभी हम इस सोर्स के टॉपिक को, जो मुस्लिम लॉ के अंदर जो सोर्स बताए गए हैं, उस टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो चलते हैं। प्राइमरी सोर्स के अंदर हमारा पहला सोर्स आता है कुरान। वन बाय वन हम पॉइंट के हिसाब से समझेंगे ताकि आसानी से इजिली हमें याद रह सके चीजें। कुरान जो वर्ड है वो डेराइव हुआ है अरेबिया वर्ड क्वायरा से, जिसका मतलब होता है टू रीड। इसका मतलब है कि कुरान को हमें पढ़ना चाहिए। सेकंड पॉइंट बताता है कि कुरान जो है वो डिवाइन कम्युनिकेशन को बताता है, यानी सीधा भगवान से हमारी बातचीत या कम्युनिकेशन हमें कनेक्ट करता है। एंड रिवेलेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, और प्रॉफिट के जो रहस्य उद्देश्य हैं उनके बारे में भी हमें बताता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कि जो वर्ड कुरान है, उनकी मदद से ही इस्लामिक सोसाइटी और इस्लामिक रिलीजियस इनका भी जन्म हुआ है। कुरान को हम ना तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कुरान को चेंज करने की। यह व्यू हेल्ड किया था एजा मोहम्मद जफर वर्सेस कुलसन बीबी के केस में। यह केस था 1895 का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुरान एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स को हम एज ए पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं, जिसमें कि सभी प्रिंसिपल और रूल्स कंटेन हैं, यानी शामिल किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कुरान एक होली बुक है। लोगों को यह विश्वास था कि कुरान उनके लिए एक अच्छी चीज है, उनके लिए बहुत गुड थिंग है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के माध्यम से उन्हें मिली है। कुरान के अंदर 114 चैप्टर्स हैं, 6237 आयात हैं, जिन्हें बनने में 23 साल लगे थे। कुरान एक फंडामेंटल लॉ है, क्योंकि इसके अंदर काफी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि वुमेन से रिलेटेड जो लॉ है, डिवोर्स से रिलेटेड जो लॉ है, गार्जियनशिप से रिलेटेड जो लॉ है, मोरालिटी से संबंधित जो भी लॉ है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी काफी लॉ है जो कि एक्सप्लेन किए गए हैं मुस्लिम लॉ के अंडर, कुरान में जो बताए गए हैं। हमारा सेकंड सोर्स आता है सुन्नत और हदीस। हम एक एक करके दोनों को समझेंगे ताकि इजीली हम समझ सके। पहले हम स्टार्ट करते हैं सुन्नत को। सुन्नत को एक और प्राइमरी सोर्स माना गया है मुस्लिम लॉ का, परंतु यह आता है कुरान के बाद। इट कम आफ्टर द कुरान। सेकंड पॉइंट क्या बताता है कि जो मुसलमान थे, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद मुसलमान को दो संप्रदायों में डिवाइड कर दिया गया। किस इशू पर? वॉर्थी सक्सीशन, यानी उन्हें उसके मरने के बाद उन्हें योग्य उत्तराधिकारी चाहिए था प्रॉफिट मोहम्मद की जगह पर। ये दो जो सेक्ट्स थे, इसमें पहला था शिया मुस्लिम और दूसरा था सुन्नी मुस्लिम। एक संप्रदाय विश्वास करते थे कि लोगों के इलेक्शन के द्वारा हम एक योग्य उत्तराधिकारी को चुन सकते हैं, वॉर्थी सक्सीसर को प्रॉफिट मोहम्मद की जगह पर। और दूसरे संप्रदायों का कहना था कि जो प्रॉफिट के रिलेटिव है, यानी जो उनके सगे संबंधी है, उन्हीं में से हमें किसी एक को चुनना होगा जो कि एक वॉर्थी
सक्सीसर होगा प्रॉफिट का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कुरान के अनुसार प्रॉफिट मोहम्मद चाहते थे कि उनके ट्रेडिशन, उनके एक्शन को फॉलो किया जाए उनके डेथ के बाद भी। सुन्नत को सेकंड प्रायोरिटी दी गई कुरान के बाद। इसलिए जब कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती थी जहां पर कुरान साइलेंट हो जाता था या लोग डिसीजन लेने में असक्षम हो जाते थे, अनेबल हो जाते थे, तो वहां पर सुन्नत अप्लाई होता था, सुन्नत को प्रायोरिटी दी जाती थी कुरान के बाद। सुन्नत को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुन्नतुल फेल, सुन्नतुल क़वाल, सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल फेल का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद करते थे। सुन्नतुल क़वाल का मतलब प्रॉफिट मोहम्मद जो कहते थे शब्द में, वर्ड में। और सुन्नतुल तकरीर का मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का एक टैसिटली एग्री होना। अब हम समझेंगे हदीस को। हदीस एक बुक है जो कंटेन करती है सुन्नत को। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा जो भी बोला गया, जो भी एक्शन किया गया, उसे सुन्नत कहते हैं। और हदीस एक स्क्रिप्चर है जहां पर वो रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय पर कोई भी हदीस डिस्कवर नहीं हुई थी। साथ ही लोग यह विश्वास करते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद सुन्नत को रिटर्न डाउन किया गया सेवरल बुक्स के अंदर, और ये इन दोनों का एक साथ पालन किया गया जिसे हम हदीस कहते हैं। हदीस डिफरेंट नहीं है सुन्नत से, इसीलिए कोई भी हायरार्की नहीं है हदीस और सुन्नत के बीच में। हदीस को भी 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया गया, हदीसुल मुतातिर, हदीसुल मशहूर, हदीसुल वाहिद। यहाँ पे हदीस कंप्लीट होता है और सेकंड सोर्स, प्राइमरी सोर्स का सेकंड सोर्स कंप्लीट होता है। अब प्राइमरी सोर्स का थर्ड सोर्स है हमारा इजमा। जो इजमा टर्म है इसका मतलब होता है इंग्लिश में कंसेंसस। इसे अगर हिंदी मीनिंग इसका समझे तो उसका मतलब होता है आम सहमति। कंसेंसस दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द और ऑन ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ या फैक्ट। मतलब किसी लॉ के पॉइंट पर या फैक्ट के पॉइंट पर सभी मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद सभी की सहमति होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑल द जजेस इन ए सुप्रीम कोर्ट अनएनिमियसली एग्री टू ए पॉइंट एंड प्रोनाउंस जजमेंट ऑन दैट पॉइंट, इट बिकम प्रेसिडेंट एंड बाइंडिंग लॉ। जितने भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो एक साथ मिलकर एग्री होते हैं किसी पॉइंट पर और उसके बाद जजमेंट देते हैं या प्रोनाउंस करते हैं अपनी जजमेंट को, जो कि बन जाता है एक बाइंडिंग लॉ या प्रेसिडेंट। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है, जजमेंट दी जाती है, और उस जजमेंट का एज ए एग्जाम्पल देकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट किसी केस को कंप्लीट करती है। इसीलिए जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी स्किल है, कॉन्सेंसियस द्वारा इज्मा के कंसेप्ट जो है लॉ का, उसे बनाया जाता है। हमारा फोर्थ सोर्स है कियास। कियास का मतलब होता है प्रॉब्लम को रिजोल्व करना। कुछ एनालॉजी के बेसिस पर प्रॉब्लम का आंसर निकाला जाता है। जब वो आंसर मिल जाता है तो सभी जूरिस्ट मिलके एग्री होते हैं उस पॉइंट पर, और उसी को हम कियास कहते हैं। अब हम समझेंगे सेकेंडरी सोर्स का पहला सोर्स जो है कस्टम। इस्लाम की इमरजेंसी से पहले अरेबिया में कस्टम को ही सभी सोशल लाइफ, रिलीजियस, मोरालिटी, ट्रेड और कॉमर्स, इन सभी का बेसिस माना जाता था कि कस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं किया सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर उसे सोर्स नहीं कंसीडर किया गया। हालांकि हम डिनाई नहीं कर सकते कस्टम को, क्योंकि हमेशा कस्टम को जगह मिली है मुस्लिम लॉ के अंदर, यह फॉलो होता है मुस्लिम लॉ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट मोहम्मद कभी भी रिपील नहीं कर सकते जो प्री इस्लामिक कस्टमरी लॉ था उसको। बहुत सारे मैटर हैं मुस्लिम लॉ के जिसमें कि कस्टम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो मैटर रिलेटेड है, जैसे एग्रीकल्चर, लैंड, टेस्टामेंटेंट्री सक्सीशन यानी वसीयत से का जो उत्तराधिकारी है, अमंग सर्टेन कम्युनिटीज, चैरिटीज एंड अदर देन वक्फ। हमारा सेकंड
सोर्स का सेकंड सोर्स जो है वो है जुडिशियल डिसीजन, जिसके अंदर प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के डिसीजन को इंक्लूड किया गया था। वो एक्सप्लेन करते थे कि लोग क्या है। यह डिसीजन एक तरह से बताते थे प्रीसीडिंग को फ्यूचर केसेस के लिए। हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, प्रीसीडिंग मतलब जो हायर यानी सुप्रीम कोर्ट कोई केस पर जजमेंट देती है और उसका एज ए एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट देके किसी केस को सोल्व करते हैं। इंडिया के अंदर एक वारेन हस्टिंग 1772 का प्लान जो बनाया गया था, यह प्रोविजो केवल जुडिशरी से रिलेटेड था और यह मुस्लिम्स और हिंदू के पर्सनल लॉ में न्यू सेट्स ऑफ रूल को इंट्रोड्यूस करता था। अब इसमें दो केस लॉज हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे। पहला केस है मानी बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। इसमें प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड किया था कि जो विधवा होती है उसके पास राइट होता है अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी को रिटेन करने का टिल हर डोवर मनी वाज पेड, उसका जब तक डोवर पेड नहीं हो जाएगा तब तक। नेक्स्ट केस आता है बाही तहियारा वर्सेस अली हुसन का। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वुमेन हकदार होती है, एंटाइटल होती है मेंटेनेंस के लिए सीआरपीसी की सेक्शन 125 के अंडर। सिमिलर व्यू दिया गया था शाहबानू केस में जो इसमें दिया गया है। हमारा थर्ड सोर्स है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन को भी मुस्लिम लॉ के अंदर एक सोर्स माना गया क्योंकि लेजिस्लेशन किसी भी लॉ को सिंप्लीफाई करता है, अल्टर करता है, मॉडिफाई करता है ताकि इजीली हम उसे यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशन के द्वारा यह तीन एक्ट जो थे वो बनाए गए थे। पहला है मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। यह तीनों जो एक्ट हैं यह लेजिस्लेशन की हेल्प से बनाए गए हैं, लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए हैं। अब हमारा फोर्थ और लास्ट जो सोर्स है वो है इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस। इसको भी एक सोर्स ऑफ लॉ माना गया। मुस्लिम लॉ के अंदर इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस को भी एक सोर्स माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे सभी 8 के 8 जो सोर्स हैं मुस्लिम लॉ के वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द सोर्सेज related to Muslim law. If you understand properly or like my video, please click on like button and please subscribe to my channel for new video updates. तब तक के लिए धन्यवाद।